ये जो अनुसंधान है और जो विगत में अनुसंधान हुए हैं उसमें बहुत मूलभूत अंतर है। जैसे कुछ लोगों ने दर्शन के ऊपर काम किया, तर्क के ऊपर काम किया और उसका जो लोक व्यापीकरण का जो डिज़ाइन है वो किसी और ने बनाया। जैसे उदाहरण के लिए हमारी दार्शनिक परंपराओं में विचार और दर्शन के ऊपर काम हुआ, लेकिन मनु महाराज ने जो है वो आचरण को लेकर एक व्यवस्था का स्वरूप दिया और इसके बाद जो व्यवस्थाओं पे काम करने वाले जो आचार्य रहे वो अलग रहे। ये एक सुखद संयोग है कि श्रद्धेय नागराज जी के माध्यम से जो अनुसंधान अभिव्यक्त हुआ है, इस अनुसंधान में तीनों काम एक ही व्यक्ति के माध्यम से जो है वो अभिव्यक्त हुआ, प्रकट हुआ और इस धरती में उसका लोक व्यापीकरण हो रहा है। और इसीलिए इसका जो लोक व्यापीकरण है वो साइमल्टेनियसली तीनों आयामों में काम करेगा, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि पहला आयाम है जो मानसिकता का आयाम है, जिसमें तर्क और बौद्धिक क्षेत्र में शिक्षा के लोक व्यापीकरण के माध्यम से समाधान को प्रतिष्ठित किया जाएगा। दूसरा काम है जो आचरण के रूप में है, जो परिवारों में होगा। बहुत सारे परिवार जो है समाधान की दृष्टिकोण में मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में न्यायपूर्ण व्यवहार को सीखेंगे और उसका परिवार मूलक विधि से उस आचरण को प्रमाणित करेंगे और इस प्रकार से परिवार और समाज में एक मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद आधारित जीवन शैली जो है वो विकसित होगी। और तीसरा जो काम है वो साइमल्टेनियसली व्यवस्था के क्षेत्र में होगा। व्यवस्था के विविध आयामों पे लोग काम करेंगे, जैसे परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था के जो विविध आयाम हैं, जिसको हम लोग परिवार समूह कह रहे हैं, ग्राम कह रहे हैं, ग्राम समूह कह रहे हैं, और उसमें जो 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम हैं उनका लोक व्यापीकरण होगा। इसी को हम लोग ये कह रहे हैं कि बाबा जी कह रहे हैं कि शुभ सुंदर और समाधान जो है वो धीरे धीरे उसका लोक व्यापीकरण मानव परंपरा में होगा। जैसा मैंने आपसे कहा कि जो विचार है उसकी अपनी एक यात्रा होती है, हर दर्शन की अपनी एक यात्रा होती है और वही यात्रा जो है धीरे धीरे उसका लोक व्यापीकरण के रूप में पहचानी जाती है, चाहे वो विज्ञान की धाराएं हों या ज्ञान की धाराएं हों या विवेक की धाराएं हों। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे नियंत्रण में चल सकती हैं, लेकिन बाद में जो दर्शन है वो प्रचंड रूप से मानव जाति में परकुलेट होता है, प्रसारित होता है, संप्रेषित होता है और उसका लोक व्यापीकरण होता है। इसमें जो तर्क है और दर्शन है, विचार है, जो प्रयोग हैं, उनकी अपनी अपनी गति होती है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम ही संसार में इसको ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ना ही जीवन विद्या के लोग, जिनको हम कहें कि एक समुदाय के रूप में जो है हम लोग पहचान, समाज जो है हमको एक समुदाय के रूप में पहचान सकता है और इस समुदाय की जवाबदारी है कि वो इस विद्या का लोक व्यापीकरण करेगा, इस दर्शन का, इस विचार का, इस तर्क का लोक व्यापीकरण करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब समाज में किसी चीज़ की आवश्यकता बन जाती है, जैसे विज्ञान की आवश्यकता बन गई, विज्ञान का लोक व्यापीकरण हो गया। और ये आवश्यकता उस समय जब ज़्यादा बनती है जब संकट का समय होता है। जैसे अभी कोरोना काल हुआ ना, तो कोरोना में मानव जाति ने संकट महसूस किया, हम सब लोगों ने भी संकट महसूस किया और इसलिए हमने ये देखा कि कोरोना काल में जीवन विद्या का जितना प्रसार हुआ उतना शायद जो सामान्य काल में नहीं हुआ। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो तकनीकी का जो सदुपयोग है, जो बाबा जी ये कहते थे कि जो विज्ञान है उसमें जो एक सकारात्मक पक्ष है वो दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण है। और हम लोगों ने दूरदर्शन और दूरश्रवण का प्रयोग करके जिस गति के साथ पिछले 1 साल में काम किया है, वो मुझे लगता है कि 5 साल में वो जो गति थी उस 5 साल की गति की तुलना में ज़्यादा गति देखने को मिलती है और ये गति हमको दोनों स्तर पे देखने को मिली है। एक लोक व्यापीकरण के अर्थ में भी, दूसरा अध्ययन के अर्थ में भी और तीसरा व्यवहार के रूप में भी। व्यवहार के रूप में इसलिए रहा क्योंकि ज़्यादातर समय लोगों ने अपने परिवार के साथ गुजारा और इसीलिए परिवार जो भी कुछ वो बोलते थे या जो समझते थे उसको परिवार में देखना और उसको उसका मूल्यांकन करना जो है वो इस काल में सर्वाधिक रहा। तो इस बात को हमको समझने की ज़रूरत है जब हम लोग लोक व्यापीकरण के संदर्भ में बात कर रहे हैं। मैंने सभी वक्ताओं को सुना है, जैसे कुमार गौरव जी को सुना,
कुमार गौरव जी ने जो है यूएचवी का जो प्रयोग है, जो तकनीकी संस्थाओं में एआईसीटी में आदि में जो लोक व्यापीकरण का प्रयोग हो रहा है, उसको लेकर उन्होंने बात की। नियोमी ने, तिरुमलाई जी ने बताया कि किस प्रकार से जो है लोग कर रहे हैं, अनुवाद का काम कर रहे हैं। राकेश भाई ने सोशल मीडिया में किस तरीके। तो मूल बात है कि ये जिन भी लोगों ने अपनी बात की है, राकेश भाई, प्रियंका बहन, अनीशा बहन, मनीषा, मीनाक्षी बहन, सुमन बहन, पूनम बहन आदि सभी लोगों ने, महावीर भाई ने जो भी बात रखी, इसको इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि जब समाज को आवश्यकता होती है तो वो उसका लोक व्यापीकरण करता ही है ना। जो अनुसंधान करता होता है वो तो अनुसंधान करता जो है अपने अनुभव को अपने स्तर पे प्रमाणित करके आश्वस्त हो जाता है कि ये मानव परंपरा में ले जाने योग्य वस्तु है, और इसका लोक व्यापीकरण होने से जिसको हम कह रहे हैं शुभ, सुंदर और समाधानपूर्ण मानव परंपरा बन सकती है, जिसको अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लक्ष्य के रूप में, जागृति के लक्ष्य के रूप में बाबा जी ने इसको पहचाना है। तो हमको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे प्रमाण जो है कहीं कहीं पर प्रस्तुत होंगे, कुछ प्रमाण व्यवस्था के क्षेत्र में होंगे, कुछ आचरण के क्षेत्र में होंगे और कुछ बौद्धिकता के क्षेत्र में होंगे। ये जो प्रमाण हैं यही संदर्भ बन जाएंगे। जो लोग लोक व्यापीकरण के कार्य में लगे रहते हैं वो फिर संदर्भ के रूप में इन प्रमाणों का उल्लेख करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि इस परिवार में न्यायपूर्ण आचरण को हम लोग देख सकते हैं, इस परिवार समूह में जो है व्यवस्था के प्रमाण को देखा जा सकता है। उत्पादन के इस क्षेत्र में इन व्यक्तियों ने काम किया है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग का किन्हीं ने काम किया है। शिक्षा संस्कार के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। तो ये जो प्रमाण होते हैं यही प्रमाण जो है मानव जाति में विश्वास का आधार बनते हैं, और यही प्रमाण जो है मानव जाति में, जिसको हम कह रहे हैं कि रेफरेंस बन जाते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं, और उन रेफरेंस पॉइंट्स के आधार पे उसका लोक व्यापीकरण होता है और दर्शन जो है धीरे धीरे अपनी प्रभु सत्ता को प्रतिष्ठित कर लेता है ना। इसीलिए मैं इसको कई बार व्यक्तिवादी प्रयासों से भिन्न दृष्टिकोण से देखता हूँ, और मुझे लगता है क्योंकि जैसे मेरे जैसा आदमी जब मध्य दर्शन के संपर्क में आया तो मुझे जो प्रभावित करने वाली बात क्या थी, प्रभावित करने वाली बात तर्क थी। जो बाबा जी का तर्क था, जो वेदांत के तर्क में जो तृप्ति नहीं थी, जो आध्यात्मिक परंपरा और धार्मिक परंपराओं में जो तर्क प्रस्तुत किए गए थे, उसमें एक जगह जाके रहस्य की काली दीवार थी। उस काली दीवार को भेदते हुए मध्य दर्शन से अस्तित्ववाद का तर्क जो है मेरी प्रज्ञा में प्रसारित हो गया, और इस आधार पे मुझे जो है उसकी स्वीकृति बनी, और इस स्वीकृति के आधार पे मैंने ये संकल्प लिया कि अपनी इस शरीर यात्रा को मैं इस काम में लगाऊंगा। मुझे किसी ने लोक व्यापीकरण के लिए प्रेरित नहीं किया, मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि तुमको शिविर लेना है, अध्ययन कराना है, पठन करना है, लेकिन ये स्वयं स्वीकृति होती है, और इस स्वीकृति का मूल आधार कोई मैं नहीं हूँ। इस स्वीकृति का आधार है कि परंपरा में जो है वो तर्क को तृप्त करने की प्यास है, समाधान की प्यास है, परंपरा में न्याय को प्रमाणित करने की प्यास है, व्यवस्था जो है संघर्ष से मुक्त व्यवस्था को देखना चाहती है मानव परंपरा, और यदि कहीं भी ये संभावना पैदा होती है उस संभावना को लेके आदमी जो है दौड़ पड़ता है। ये हम जो विगत में भ्रमित परंपराएं जिनको हम कह रहे हैं उसमें भी देखने को मिलता है। मूल बात यह है जिसका राकेश भाई जी ने उल्लेख किया था कि हम जब दर्शन को प्रस्तुत करते हैं उसमें एक स्तर की ईमानदारी की ज़रूरत है, क्योंकि जो दर्शनकार होता है, जिसने अनुभव किया होता है, जिसने उसके प्रमाण के प्रति अपने अंदर एक आश्वस्ति को पैदा की हुई होती है, उसमें यदि हम कुछ मनमानी करते हैं, उसमें हम कुछ मेल जोल करते हैं, घाल मेल करते हैं, उससे समस्याएं पैदा होती हैं, क्योंकि हम अभी अनुभव संपन्न नहीं है। जिस दिन हम अनुभव संपन्न हो जाएंगे, प्रमाण प्रस्तुत कर लेंगे और उस अनुभव को प्रमाणित कर लेंगे, उसके बाद हमारे अंदर प्रयोग करने की स्वतंत्रता आ जाएगी, जिसको हम कह रहे हैं कि स्वानुशासन पूर्वक जो है अभिव्यक्तियाँ सटीक हो जाएंगी। स्वानुशासन पूर्वक जो है प्रयोग परंपराएं जो है मानव प्रयोग की जो विभिन्न आयामों को जो है हम अपने विवेक से जो है प्रस्तुत कर पाएंगे।
लेकिन उससे पूर्व तक हमको जिस भी दर्शन को समझना है, मैं ये नहीं कहता हूँ मध्य दर्शन, किसी को वेदांत को समझना है, बुद्धिज्म को समझना है, या किसी को विज्ञान को समझना है, तो जिस आदमी ने जिस सिद्धांत को, दर्शन को, विचार को, तर्क को जिस तरीके से प्रस्तुत किया है, उसी तरीके से समझना होता है। और उसी समझ का लोक व्यापीकरण ही लोक व्यापीकरण है। केवल प्रचार करना लोक व्यापीकरण नहीं है, जैसे धार्मिक आध्यात्मिक परंपराओं ने प्रचार को लोक व्यापीकरण मान लिया। उसमें क्या होता है कि प्रचार तो लोक व्यापीकरण हो गया, जो वस्तु होती है, जो तर्क होता है, जो आचरण होती है, जो व्यवस्था होती है, जो जीवन शैलियाँ होती हैं, वो गायब हो जाती हैं। एक प्रकार से खोखलापन जो है हमको दिखता है, जिसको हम लोग सनातन समृद्ध परंपरा बोलते थे, उसमें एक खोखलापन जो है आज के समय में देखने को मिलता है। और इस खोखलेपन का कारण ये नहीं है कि वो उनमें कोई भी अनुसंधान नहीं है। इस खोखलेपन का मूल कारण है कि उनका जो तर्क है वो रहस्य से आगे नहीं गया, उनका जो अनुसंधान है वो किसी एक क्षण पे जाके रुक गया। और ऐसे ही अनुसंधान को नागराज बाबा जी ने जो है वो विकल्पात्मक विधि से प्रस्तुत किया। अनुभव में ही विकल्प की बात होती है, अनुभव में जो कुछ भी आता है उसको विकल्पात्मक दृष्टियों से देखा जाता है। जैसे बाबा जी ने सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति के विकल्प के रूप में जो है पूरे अस्तित्व को देखा, तो उन्होंने इस विकल्प के आधार पर जब तर्क को नियोजित किया तो वो समाधान तक पहुंच गए। और इस समाधान को जब उन्होंने आचरण में ले जाने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि ये जो तर्क है, ये जो दर्शन है, ये जो अनुभव है, अनुभव से दर्शन और दर्शन से तर्क आचरण में उतरता है। और इसीलिए उन्होंने अनुभव दर्शन में लिखा कि ब्रह्म का जो निरूपण है वो शब्द से पूरा नहीं होता है, लेकिन आचरण और व्यवस्था में उसका पूरा निरूपण होता है। और इस आधार पे नागराज बाबा जी को या श्रद्धेय नागराज जी को मैं एक ऐसी विभूति के रूप में देखता हूँ जिन्होंने ना केवल अनुभव किया, उस अनुभव को दर्शन का रूप दिया, उस दर्शन को तर्क के आधार पे समाधान को प्रस्तुत किया, और यह समाधान बौद्धिक, सामाजिक और प्राकृतिक क्षेत्र या जो व्यवस्था का क्षेत्र है उसमें प्रमाणित किया और उन संभावनाओं का उदय किया जिस संभावनाओं की तलाश में मानव जाति जो है विगत हजारों साल से जो है प्यासी है। और इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है। फिर भी मुझे आप सब लोगों ने बोलने का अवसर दिया। नागपुर के इस सम्मेलन के आयोजन समिति के जो भी सदस्य हैं, जिन्होंने बहुत रात दिन परिश्रम करके इसका सफल आयोजन किया है, मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि उनके प्रयास से बहुत ही अच्छे तरीके से एक सफल आयोजन जो है वो हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हर, सबको नमस्कार।